जाओ। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड के चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस पर बात करते हैं, यानी मकान संपत्ति से आय। नहीं, नाम से है ना, जानते होगा, हाउस एंड प्रॉपर्टी। यह इनकम का दूसरा नंबर हेड है। ठीक है, पहला सैलरी है, दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम का दूसरा है। दूसरा हेड में पहले एक बात करते हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी की डिफिनीशन दी गई है वो आपको सेक्शन 22 में, किस सेक्शन में है, 22 में। 22 में कहता है कि मकान संपत्ति जो शीर्षक है, इसमें सबसे पहला जरूरी बात यह है कि जो आदमी टैक्स पे कर रहा है वह मकान का मालिक होना चाहिए। वैसे क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, टेनेंट नहीं होना चाहिए। ओनर समझते हैं, जिसका मालिकाना हक होता है सामान पे, वो इसका ऑनर होता है। तो ऑनर क्या करेगा, उसका हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स चुकाएगा। आइए, मकान और मकान से जुड़ी हुई भूमि का क्या मतलब है। पहला नंबर, मकान कहते किसको है। जैसे कोई आदमी एक दीवार खड़ा कर दिया और कहा कि भैया जाओ इसमें टेक लगा के तुम सोना, हमको भाड़ा देना, क्या इसको मकान कहेंगे? क्या इस पर एल्वेस्टस डाला हुआ है, टी आकार का, ये मकान होगा? तो कहता है नहीं, मकान कहते किसको है। भारत सरकार डिफाइन करते है कि वह ऐसा निवास का स्थान जिसमें कोई आदमी रह सकता है, मकान होगा। रह सकता है जिसमें कोई लोग, जिसमें सुविधा हो, उसको कहने का ये मतलब नहीं कि गया और भाग आया, रह सकता हो, उसमें बाथरूम होगा, उसमें सोने की व्यवस्थाएं होगी, लोग सो सकता है, वो उसको मकान कहते हैं। फिर कहता है कि मकान भवन से क्या आशय है, दुकान, देखें, सिनेमा हॉल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस्तेमाल होता है ऑफिस के लिए, ये सब मकान है। मकान से जुड़ी चीज़ क्या होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने मकान बनाया है और मकान के आगे यहाँ पे गार्डन है, गार्डन है, फूल लगाए हुए हैं, टहलते हैं। नहीं, और कोई पूछता है आपसे, हेलो अनवर सर, अभी आप कहाँ हैं, क्या कहते हैं, गार्डन में हैं कि मकान पे हैं? समझ जाइएगा। तो वैसा कोई भी प्रीमाइसेस जिसको आप घर के तरह ही यूज़ करते हैं वो घर में आएगा। जिस तरह से मकान छत है, आगे में लॉन बनाए हुए हैं जिसमें आप चहलकदमी करते हैं, तो क्या होगा, वो भी एक घर होगा। और इसी शीर्षक के अंतर्गत, इसी हेड के अंतर्गत वो टैक्सेबल होगा। समझ गए, टैक्सेबल किस में होगा, इसी हेड में होगा। दूसरा बात है, कभी कभी कोई व्यक्ति अस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर उसमें रहता है, खुली जगह में अस्थायी रूप से तंबू गाड़ के रहते हैं। और करोड़ी सबको देखे हैं जो तंबू गाड़ के ऐसे लगाता है, आज रहे कल वहाँ चले गए, परसों वहाँ चले गए, तो ये घर के श्रेणी में नहीं आता, इसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लाते हैं। यदि जमीन किसी मकान से संलग्न नहीं है तो उस जमीन से प्राप्त आय अन्य साधनों की आय में कहलाई जाएगी, उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में इनकम नहीं करेंगे। जैसे आपका बहुत बड़ा एरिया में घर है और छोटा सा घर है, बहुत सारा खाली है, उस खाली जमीन में आप मेला लगवाते हैं और मेला से इनकम होता है, तो उस इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, वो अदर सोर्सेस इनकम का एक हेड होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि ये घर का एक फ्लोर है, देखिए ये फ्लोर है, डबल पार्ट, फ्लोर नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, इसमें आप खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड है, माने स्वयं निवास में लाते हैं। ठीक है, तो सरकार कहती है जिस घर में आप खुद रहते हैं, जिस भाग में, उसका हमको टैक्स नहीं चाहिए। अभी तो ये समय है कि लोग किराए पे मकान उठाता है, नगद लिया, नगद खर्चा किया, सरकार को पता ही नहीं रहता कि किराएदार कितना कितना कमा। अब जब इसमें आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, एक पार्ट आपका क्या, लेट आउट है। लेट आउट का मतलब होता है कि आपने इसको भाड़े पे उठा रखा है, तो जब भाड़े पे उठा रखा है तो कौन किराएदार होगा। किराएदार से हम मान लो कि 10,000 पर मंथ वसूल करते हैं, 10,000 रुपया वसूल करते हैं। 10,000 रुपया में किराएदार को हुआ क्या, कोरोना अभी चल रहा है ना, उसकी इनकम गिर गई इनकम। अगर के हम करें तो क्या करें, तो क्या किया कि इस घर में एक पार्ट बाई बनाया और इधर जो सामान था उसको इधर शिफ्ट कर दिया और इसको 7,000 पर मंथ में लेट आउट कर दिया, 7,000 पर मंथ भाड़ा पे किराए पर उठा दिया। अब बताइए, ये जो साल भर में 84,000 जो इनकम होगा वो किसका इनकम होगा, इस पर इनकम कौन चुकाएगा, तो ये तो चुकाएगा नहीं, क्योंकि ये रिसीट ही नहीं किया है। कौन रिसीट किया है, टेनेंट किया है, किराएदार किया है। तो किराएदार क्या हाउस प्रॉपर्टी में इसको टैक्स चुकाएगा, तो हाँ नहीं चुकाएगा। क्यों,
क्योंकि यह जो घर है वह उसका नहीं है। क्या कहता है कि मस्ट बी ओनर, उसको मालिकाना हक होना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा किसी भी चीज़ का, चाहे ज़मीन का हो, घर का हो, सबलेटिंग इनकम अगर होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगा। जिस तरह से मान लीजिए किसी खाली ज़मीन है और उस खाली ज़मीन को कहता है कि हमको दीजिए, हम इसे कपड़े सुखाएंगे, नहीं, कपड़े सुखाने की से उसको जो इनकम हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से। अब आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मकान के साथ साथ कुछ संपत्तियां भी दिया जाता है मकान मालिक की तरफ से, नहीं, मकान के साथ साथ शीर्षक यानी भवन के साथ मशीन फर्नीचर भी किराए पर दिया। जैसे आपको याद होगा कोई आदमी गीजर दिया, फैन दिया, एसी दिया, कूलर दिया, उसके साथ क्या करोगे? तो यह सेक्शन कहता है आपको कि सिनेमा हॉल, कारखाना, होटल, इसे किराए पर मशीन और फर्नीचर के साथ उठाया जा सकता है। ऐसे भवन की किराए किराए मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, ठीक है, बाहर योग्य होगी। सबलेटिंग कहाँ इनकम होता है आपको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आइए कि मकान में 4 भाई का मकान है, चारों भाई अलग अलग रहता है, तो चारों भाई के लिए अलग अलग पूर्ण मकान क्या होगा, वो सबलेटिंग होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड में होगा, ठीक है। अब है मकान से कर मुक्त आय क्या होगा। अगर कोई मकान है और वह कृषि कार्य के लिए उपयोगी होता है तो उसका इनकम कर मुक्त होगा। जैसे आप घर बनाए हैं, उसमें रहते नहीं हैं मगर गेहूँ रखते हैं, नहीं, कृषि कार्य के लिए सरकार कृषि को बढ़ावा देने के उसको फ्री किए हुए, या आप सत्ता, चिकित्सा, खेलकूद, विज्ञान, ट्रस्ट आदि बनाए हुए हैं जिसका आप ओनरशिप नहीं रखते हैं, तब वो आपको मकान संपत्ति की आय नहीं होगा। मगर वही आप उसके ओनरशिप में आ जाते हैं और उसमें जो आपको मेडिकल का वर्क चल रहा है, इससे आप इनकम जनरेट करके रिसीव करते हैं तो टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। दूसरा बात है कि कोई राजनीतिक संघ, ट्रस्ट या धार्मिक स्थल, मस्जिद बना दिए, उस पर टैक्स आपको नहीं लगेगा। और कोई गोदामों की आय जो है वो कर मुक्त होता है। गोदाम समझते हैं ना, जहां हम लोग अपने खाने की चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। चलिए, प्रमुख शब्द जो इसमें है, जैसे सरकार कौन टैक्स आपसे लेगी, तो पानी का टैक्स नगर निगम में है, नीतीश का नल जल योजना, घर घर जल, बाढ़ ला दिया ना, तो उसका टैक्स सरकार लेगी आपसे। वाटर का टैक्स लगी और हाउस टैक्स लगी, लोकेशन टैक्स है, नहीं, कुछ स्वीपर वगैरह मिला उसका टैक्स वगैरह, जो सरकार का सफाई कर्मी जो होता है उसका टैक्स लगता है। कंपोनेंट होता है कि कभी कभी मकान का स्वामी मकान को किराए पर उठाते समय किराएदार को कुछ सुविधाएं देता है, जैसे बिजली, पानी, पार्क, नहीं, गैस, तो इस सब का टैक्स आपको देना पड़ेगा इसी हेड में। तो कहता है ये केवल मकान संपत्ति के प्रयोग के बदले में नहीं किराया नहीं लेता है, बल्कि उस मकान के साथ दी गई सुविधाओं के उपयोग के लिए किराया लेता है और इस पर किराए संयुक्त रूप से टैक्सेबल होगा। आइए अब आपको देखते हैं, एक वर्ड होता है अनरियलाइज्ड रेंट। क्या ये जो अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट मतलब वैसी किराया जिसकी वसूली आप नहीं कर पाते हो, अनरियलाइज हुआ। अन माने नहीं, रियलाइज माने रिलीज होना, वैसा चीज़ जिसका आप रिलीज नहीं कर पाते क्या कहेंगे हम लोग, अनरियलाइज रेंट, नहीं वसूल की गई राशि। तो नहीं वसूल की राशि के लिए सरकार को कहेगा, सरकार हम तो भाड़ा पर लगाए थे घर, 12,000 रुपये महीना, देखिए ना आदमी खतरनाक निकला, सर पैसा मांगने जाते हैं ना बंदूक दिखाता है, हम कैसे पैसा मांगे, तो सरकार कहा कि ना छूट देंगे, काम करो जो हम कहते हैं। सरकार कहता है कि अनरियलाइज रेंट हम तभी मानेंगे जब उस टेनेंट पे तुम क्या करोगे, पहले केस करो, FIR करो, लीगल FIR करो। लीगल जब हो जाएगा तो उसके बाद कहता है कि उसको तुम्हारे दूसरी प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी अधिकार हुआ तो हम उसको बैन करेंगे, वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम बता रहे थे टेनेंट के बारे में भी, तो उसमें करना क्या है कि उस पर आपको FIR करना होगा। FIR करने के बाद उसको और भी कोई दूसरी प्रॉपर्टी पे उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि सर जहाँ वो रहता है ना उसका पैसा तो बहुत प्यार से हम जाते हैं मांगने, चाय पिलाता है और पैसा कहता है अच्छा घर का किराया ले जाइए, और जैसे ही उसे दुकान का पैसा मांगते हैं
कि रिवॉल्वर निकालता है और सामने में रख देता है, तो आपको पैसा चाहिए तो हम डर से मांग नहीं पाते। सरकार कह रही है उसको जितने भी प्रॉपर्टी तुम्हारा है जहाँ वो अधिकार के लिए सबको तुम वहाँ से हटा दो। आइए, यदि किसी अनुबंध के अंतर्गत मकान का नगरपालिका कर तथा मकान की मरम्मत के खर्चे किराएदार द्वारा चुकाए जाते हैं तो भी उन्हें मकान के डिफेक्टिव रेंट की गणना करते नहीं घटाए जाएंगे। अगर किसी का टीनेज किसी प्रकार का खर्च चुकाएगा तो क्या करें, हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आइए, एक वर्ड आपको कभी कभी मिलेगा आपको कि एनुअल वैल्यू कैसे के निकालेंगे। आइए, आप किताब में बहुत सारे रूल लिखे हो, मेरे हिसाब से नहीं याद निकाले ट्रिकली, कभी आपको भारी नहीं लिखेगा। हेडिंग बनाइए हाउ टू कैलकुलेट GAP, लिखाइए हाउ टू कैलकुलेट GAP, हेडिंग लिखिए हाउ टू कैलकुलेट GAP। GAP का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। क्या होगा इसे देगा, सकल वार्षिक मूल्य। तो पहला नंबर में लिखेगा व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन। अपनी कॉपी पर बनाइए शीर्षक नंबर 1, व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन लिखिए, जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हो। तो नहीं दिया हो तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। लिख लीजिए, पहले दिखाई दे रहा है ठीक से, गुड। तो स्टैंडर्ड रेंट यदि नहीं दिया रहेगा, कौन सा रेंट दिया रहेगा आपको पहला नंबर में, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में AR कहते हैं। फिर दिया रहेगा आपको B नंबर है फेयर रेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FR कहेंगे। और फिर दिया रहेगा म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू जिसको हम लोग MV भी कहते हैं। एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल रेंट, ये तीनों दिया रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या डालेंगे, तो क्या करेंगे लिख लीजिएगा आगे, विच एवर इज मोर, जो सब में बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा होगा ना वही मेरा GAP हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में देखता हूं, जैसे लिख लीजिए जो सबसे बड़ा हो। अब इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, जैसे मान लीजिए एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट कहता है कि 68,000 रुपया पर यूनिट है, पर यूनिट है। और घर में टोटल 2 यूनिट है, गुने 2 तो 1,36,000 रुपया हो गया। और फेयर रेंट घर का 1,20,000 रुपया है, और म्युनिसिपल वैल्यू इसका 1 लाख रुपया। तो क्या करेंगे, विच एवर इज मोर, तो ये सबसे ज्यादा है, GAP कितना हो जाएगा हमारा 1,36,000। क्लियर। अब आई क्वेश्चन में शीर्षक नंबर पॉइंट नंबर 2 लिखिए, और 2 क्या लिखिए, लिख रहा है 2 नंबर में व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, जब स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ हो। जब स्टैंडर्ड दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे, पहला नंबर में लिखेंगे एक्चुअल रेंट और दूसरा नंबर में लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज मोर, जो दोनों में अधिक हो, नहीं तुलना करेंगे। एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, जो होगा इस तीनों में जो बड़ा, जो बड़ा। फिर करेंगे B नंबर में या 2 नंबर में एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, जो दोनों में बड़ा, जो दोनों में बड़ा। और फिर C नंबर में करेंगे जो दोनों में, दोनों मतलब कि इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B, जो दोनों में A एंड B में कम हो। इस तरह से बनाएंगे सवाल को तो आराम से बन जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिएगा क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू है, आपको ये उतार लीजिए। अब देखिए म्युनिसिपल वैल्यू आपके सामने में लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन में 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 म्युनिसिपल वैल्यू हो गया। फेयर रेंट आपको है 1,80,000 रुपये, और
एक्चुअल रेंट तो कहता है 20,000 रुपया प्रति माह, तो 2,40,000 रुपया हो गया। चलिए यहाँ पर क्या है, जो सब में बड़ा हो, सबसे बड़ा कौन है, 2,40,000। फिर क्या करें, दोनों में एक्चुअल रेंट में कितना है, 2,40,000। अब पहला रजिस्टर्ड रेंट लिखना है नहीं, तो कोई रजिस्टर्ड रेंट कितना है, फिर क्वेश्चन अपने मन से मैं डाल दिया कितना, 1,40,000। अब क्या है, जो दो इसमें दोनों में बड़ा होगा, 2,40 बड़ा हो। अब क्वेश्चन कहता है इस दोनों में जो कम हो मेरा जीएबी होगा, तो चूंकि दोनों राशि बराबर ही है तो जीएबी कितना हो जाएगा हमारा, जीएबी 2,40,000। समझ में आई बात। इस तरह से हम लोग जीएबी निकाल लेंगे, जो सब में कम हो उसको देख लेंगे जीएबी निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चल दूसरा क्वेश्चन फिर हम इसमें समझाना चाहते हैं ताकि आपको अभी आ ही जाए। देखिए एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू आपको हो गया 20,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 20,000 और एक्चुअल रेंट आपको है 24,000 और फेयर रेंट आपको है 28,000। ठीक है, तो फिर क्या लिखे, एक्चुअल रेंट 24,000 और स्टैंडर्ड रेंट कितना है इस क्वेश्चन में, 26,000। चलिए सर वाला बात लगाइए। पहले मैंने क्या कहा था, जो इन तीनों में बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, 28 है, इस दोनों में बड़ा कौन है, 26 है। जीएबी आपको क्या हुआ, जो दोनों में कम हो, लास्ट स्टेप में कम कौन है, 26,000, जीएबी आपका हो जाएगा 26,000। अब निकालने आएगा जीएबी, हाउ टू कैलकुलेट, हम समझते हैं कि अब जीएबी आपको आ जाएगा। जब दूसरे राइटर की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि अनरियलाइज रेंट के साथ क्या करेंगे। तो जब एक्चुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट को हम लोग घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो वैल्यू आता है घटाने के बाद हमारा, वो हमारा डिफेक्ट क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट में कैलकुलेट करेंगे और उसको बनाएंगे। चलिए आगे लिखिए, हाउ टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हेडिंग बनाइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। INCOME, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने पहले ही बताया था कि वही इनकम डिडक्टेबल होगा जिसका हिसाब करेंगे जिसका मालिक हो, नहीं अगर मालिकाना हक नहीं है तो वो आपका घर ही नहीं होगा, तो फिर वहां पे कैलकुलेशन में कोई बात होता ही नहीं। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग जीएबी निकालेंगे, उसका जीएबी निकालने के बाद लिखेंगे आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले लिखेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, जो घर का सकल मूल्य होगा ना वो लिखिएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसका से घटाएंगे, लेस लिखिएगा, लेस घटा देंगे। क्या घटाना है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो ओनर चुकाएगा ना उसको घटा देंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। टीनेम चुकाएगा उसको हम लोग नहीं घटाएंगे, तो जो यहाँ घटा के आ जाएगा उसको कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से भी हम लोग नेट इनकम घटाते हैं, ग्रॉस में जैसे आप टैक्स घटाते हैं तो क्या आ जाता है आपको, नेट एनुअल वैल्यू आ जाता है। अब नेट एनुअल वैल्यू से क्या घटाओगे तुम, इसमें तो घटाना है हमको पहला नंबर। एक बात और बता दें कि नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, वो घटता है अनरियलाइज रेंट। मैंने इसलिए आपको नहीं लिखा कि अनरियलाइज रेंट आपको जीएबी निकालने के समय में ही एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करके आप इसका लेक्चर 2 में देखेंगे तो अनरियलाइज रेंट निकाल लेंगे। तो नेट एनुअल वैल्यू निकल गया, फिर लेसन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, 24A के अनुसार आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होगा और वह आपको क्या घटेगा, इस सेक्शन जरूर लिखिएगा 24A में। तो क्या क्या घटता है इसमें, एक मिनट, पहला नंबर घटाएंगे, नंबर 1 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, यानी जहां भी वैल्यू आएगा उसका 30% घटाएगा। और नंबर 2 में घटाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन पर ब्याज घटाएंगे
घटाने का जो है उसको कहेंगे आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस बट जो इनकम होगा उसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अब बताएंगे आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ कैसे क्या करना है, आपको कौन से काम करना है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रिपेयर और बिल्डिंग में क्या फर्क है। एक बात और कहिए कि आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है सर, यदि घर होगा किसी को अमेरिका में तो इंडियन नागरिक होगा, तो आपको रेसिडेंट में पढ़ा है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अगर वो घर अमेरिका दुबई फ्रांस में उसका है तब वही रूल लगेगा, भारत में लाएगा ना कमा के बेटा टैक्स दे के। अच्छा बताइए सरकार आपको म्यूनसिपल टैक्स क्यों छोड़ती है? नहीं, जैसे आपके घर में कल गड़वाया है, कभी उसका वाइल्डोन टूटता है, कभी वो पानी छोड़ता है तो हम उसका वाशर बदलते हैं, अब घर है तो कभी पोचारा कराते हैं, इस सब पर आपको खर्च आता है। सरकार से क्या करती है, आपको टैक्स में परिवेश देती है, छोड़ देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग छोटा मोटा क्वेश्चन जो होगा आपको बनना शुरू होगा। जैसे क्वेश्चन आपको जानबूझ के मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक रेंट है घर का, वो 60,000 रुपये, कितना है 60,000 रुपये। अब फिर आपको म्यूनसिपल टैक्स पेड करना है। म्यूनसिपल टैक्स कितना है, मान लो 4,000 पेड किए हो तो कितना लगेगा 56,000 है। ये कहेगा तो पूरे घर का भाड़ा 1,20,000 रुपया, तो पूरे घर का म्यूनसिपल टैक्स भी होगा 8,000 रुपया। पर आधा में खुद रहते तो आधा भाड़ा पता, आधा काम करेंगे, 8,000 घटा दिए। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाओ इससे 30%, कितना निकालेंगे इसका 30%, यानी कैसे निकालोगे 56,000 इंटू 30/100, 0 छठे हाथ से 16,800, कितना घटेगा 16,800। तो 16,000 से घटाएंगे, 16,800 से घटा दो, घटाने का कितना 002915 4 में से गया तो 3, इतना तुम्हारा एनुअल इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो घटाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं घटाएंगे। इतना से आपको बेसिक सवाल कुछ बनाने आ जाएंगे। और अब जब ये आपको जब समझ में आएगा तो आप हमको मैसेज करिएगा, जो यूट्यूब पर दीजिएगा कैसा लगा। हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन और दीगर जो बच गया पॉइंट उसको सेकेंड वीडियो में डालेंगे, कि लार्ज वीडियो में बनाना नहीं चाहता, छोटा छोटा वीडियो बना देंगे। आज केवल इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन था, जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। अगर कुछ छूट गया होगा, याद आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो को मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।